हेलो वेलकम ब्रियन, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। आज 8 अगस्त शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपका जुड़ा हुआ है, मल्टीलेटरल क्वेश्चन है, मल्टीनेशनल क्वेश्चन है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये क्वेश्चन हमारा जुड़ा हुआ है बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यानी कि बिम्स्टेक से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले मेरे आपसे दो रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज सेशन को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दें। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि सेशन को पूरा अंत तक देखें। सेशन आपको 2 घंटे 3 घंटे का नहीं होगा, बल्कि ये 10 से 12 मिनट के आसपास होगा। लेकिन इतना पावर पैक्ड सेशन है कि आप इतने सारे एमसीक्यू सीख के जाएंगे जो आप 2 से 3 घंटे में सीखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? शब्दों पे ध्यान देंगे, ये बिजनेस समिट है और ये फर्स्ट बिम्स्टेक की बिजनेस समिट है, तो इसकी मेजबानी करेगा भारत देश। बिम्स्टेक की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यानी कि तकनीक और अर्थव्यवस्था को लेके विभिन्न सेक्टरों में कॉर्पोरेशन होगा इन देशों का। लेकिन ये वो देश हैं जो बे ऑफ बंगाल के आसपास लाई करते हैं। याद करने का तरीका इसमें है, 7 देश हैं। 7 में से आप 5 और 2 में डिवाइड कर दीजिए। 5 देश आपके आते हैं दक्षिण एशिया के देश, और 2 देश आते हैं आपके साउथ ईस्ट एशिया के देश यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश। साउथ एशिया के देशों में आप बात करेंगे तो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये 5 देश कवर हो गए। उसके बाद इसमें थाईलैंड और हो गया एक म्यांमार। इस प्रकार से 7 देश शामिल हो गए। बिम्स्टेक के इस समय जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो इसी जनवरी में उन्होंने कार्यभार संभाला है। वो भारतीय विदेश सेवा के जो अधिकारी हैं उनका नाम है इंद्रमणि पांडे, और ये बने हैं बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो है ढाका, बांग्लादेश में। तो ये रहा बिम्स्टेक के बारे में। लेकिन अभी हम शॉर्ट में बहुत तेजी से कुछ चीजें और कवर कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। कुछ कॉर्पोरेशन जो भारत के आसपास लाई करते हैं, एक हो गया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये बेसिकली मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड कॉर्पोरेशन है, और इसमें इस समय 14 देश हैं और भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी, जो बाइडेन की गवर्नमेंट में, और इसका उद्देश्य होता है कि मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया सके। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेशन इस समय बहुत ही फेमस है, वो है AUKUS। ये बेसिकली मिलिट्री कॉर्पोरेशन है। इसमें यूके और यूएस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दोनों मिलकर इसको न्यूक्लियर सबमरीन देंगे ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि परमाणु पनडुब्बी बनाने में मदद करेंगे और बहुत सारे साइबर के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। एक बहुत ही और इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेशन है, वो है, उसका नाम है क्वाड। क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और इसमें 4 देश शामिल हैं। 4 देशों में बात करें तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स। इनके साथ उभर के एक एक्सरसाइज उभर के आई थी, उसका नाम था मालाबार एक्सरसाइज। जो केरल का जो मालाबार कोस्ट है वहीं से शुरुआत हुई थी, लेकिन इस बार जो आयोजित किया जाएगा वो किया जाएगा बे ऑफ बंगाल में, और 2024 का आयोजन यहीं पे किया जाएगा। क्वाड से हटके एक बात करें तो एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप है, वो है आसियान की, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में। और इसकी जो 97वां संस्करण जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है वो लाओस में हो रही है। लाओस साउथ ईस्ट एशिया के देश है, कंबोडिया और वियतनाम के आसपास पाया जाता है। और आसियान का जो मुख्यालय है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैं आपको हर बार हर सेशन में देता हूं क्योंकि एक अच्छे क्वेश्चन आप सीख के जाते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन आप रिकॉल कर पाते हैं। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए शहर कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है सिविल। सिविल की जो पुराना नाम था वो था क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बेसिकली क्रेडिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि कौन से व्यक्ति या संस्थान ऋण देने लायक हैं, लोन देने लायक हैं, या आपके ऋण देने की रिपेमेंट की हिस्ट्री को पता लगाता है। उसके बाद डिसाइड करता है कि इनको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और ये जानकारी पूरे भारत देश में सारे बैंकिंग कंपनियों को, या जो फिर लोन देने वाली कंपनियां, उनको अवेलेबल रहती हैं। शहर प्रोग्राम का उद्देश्य होता है कि महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी बताई जाए, अकाउंटिंग बताई जाए और बहुत सारे जानकारी प्रोवाइड की जाए। और इसके जो लॉन्च किया था WEP और सिविल दोनों ने मिलकर। WEP का फुल फॉर्म है वुमेन एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म, और सिविल जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद चलते हैं अगले होमवर्क क्वेश्चन में। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, इससे आपको रिकॉल करने में बहुत सारा आसानी होगी। कौन सा यूरोपीय संघ की परिषद का अध्यक्ष बन चुका है, यानी कि यूरोपियन काउंसिल का जो अध्यक्ष कौन बना है, उस देश का आपको नाम बताना है। जो सबसे सही उत्तर देगा उसको हम बेस्ट आंसर अवार्ड में कल के वीडियो में फीचर किया जाएगा। चलते हैं अपने हम रेगुलर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा स्पेस को लेकर है, मैवन ऑर्बिटर मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 2013 में, और इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी वो नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी। और मैवन का फुल फॉर्म है द मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन। इसका उद्देश्य था कि दूर से ही मार्स के जो आउटर एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी करें, और जो सोलर विंड्स होती हैं वो मार्स पे कैसे बिहेव करती है उसकी स्टडी करेंगे। मार्स पे भेजने वाले कुछ चुनिंदा देश ही शामिल हैं, उसमें 4 देश थे और भारत चौथा देश बन चुका था। भारत ने लॉन्च किया था मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको हम कहते हैं मंगलयान, और ये भारत का सक्सेसफुल मिशन रहा है और इसरो ने इसको लॉन्च किया था। इसरो से बात करें
तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब याद रखिएगा कि इसरो ने SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का एक नया लॉन्च पैड जारी किया है। यानी कि अभी तक जो लॉन्चेस होते थे वो श्रीहरिकोटा से होते थे, लेकिन जो अब आगे से लॉन्चेस होंगे वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जो होंगे वो होंगे तमिलनाडु में एक जगह है, उसका नाम है कुलशीखरापट्टिनम, और ये वहीं से लॉन्च होंगे। ये लॉन्च पैड बन रहा है, तो इसको याद रखेंगे। इसरो की बात करें तो इसरो भी हाल ही में एक ऐसा मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम है गगनयान। इसमें अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, भारत से पहली बार जा रहे हैं, और इसमें 3 बार लॉन्च किए जाएंगे। बेसिकली पहली बार होगा गगनयान 1, गगनयान 2, गगनयान 3। 1 और 2 में एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो मतलब ह्यूमन की तरह दिखता है, वो जाके पहले स्टडी करेगा, उस स्पेस से जाएगा, वहां पता लगाएगा कि कैसे स्पेस सूट बिहेव कर रहा है, स्पेस मॉड्यूल बिहेव कर रहा है, तो उसको पहले टेस्ट करेंगे। और तीसरे जो गगनयान का मिशन होगा उसमें ह्यूमंस जाएंगे, और इसमें इंडियन एयरफोर्स से पायलट चूज किए गए हैं। इस पूरे स्पेस मिशन में एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, उसका नाम है सखी। सखी बेसिकली एक इंटरेक्शन सॉफ्टवेयर है, बताएगा कि एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ कैसी है और जो जिस मॉड्यूल में वो रह रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा एयरलाइंस को लेके है। कौन सी उड़ान फ्लाइट रडार 24 पर सबसे अधिक ट्रैक की जाने वाली उड़ान बन गई है? तो ये बनी है एजेक्स 1431। ये इंटरेस्टिंग हुआ था क्योंकि इसमें 25,000 से 30,000 लोगों ने लगभग ट्रैक किया था, और इसकी शुरुआत हुई थी बांग्लादेश के ढाका से। यहाँ से एक फ्लाइट शुरू हुई थी और सीधे आके उतरी थी गाजियाबाद में, यानी कि दिल्ली के आसपास NCR रीजन में एक जगह है, उसका नाम है हिंडन एयरबेस। ये इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस है, और ये एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस भी है। यहीं पे आके लैंड की थी। हुआ ये था कि बांग्लादेश में जैसे कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और वहाँ के प्रदर्शनकारियों ने जो प्रधानमंत्री के आवास पे हमला करने वाले थे, इससे वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया था बिल्कुल कुछ ही मिनटों पहले, घंटों पहले। और वो जो फ्लाइट आ रही थी उसको बहुत सारे दुनिया देश विदेश से लोगों ने ट्रैक किया था कि वो कहाँ जाके लैंड करेगी देश छोड़ने के बाद। नैनो माइंड टेक्निक किसके द्वारा विकसित की गई है, यानी कौन से देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये देश है साउथ कोरिया है। इसने चूहों पे परीक्षण किया और दिमाग के खास हिस्सों को मैनिपुलेट यानी बदलने की कोशिश की, जैसे कि आप मोटिवेशन को लेके सोचते हैं या फिर कॉग्निशन को लेके सोचते हैं, तो विभिन्न प्रकार के इसमें टेस्ट किए, और इसका जो नाम था उस था नैनो माइंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता 7 अगस्त को, और इस साल इसका जो थीम था वो था हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन। इसको याद रखेंगे। कौन सा राज्य सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला पहला राज्य बन चुका है? MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये पहला राज्य बन चुका है, तो वो राज्य है हरियाणा। हरियाणा के जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं वो है नायब सिंह साइनी, और इन्होंने अनाउंस किया है कि सारे फसलों को MSP पर खरीदा जाएगा। अमेरिका जिला अदालत के अनुसार किस कंपनी ने हाल ही में शर्मन एक्ट यानी अमेरिका के एक अविश्वास कानून होता है, एंटी ट्रस्ट लॉ होता है, उसका उल्लंघन किया है? तो ये कंपनी है गूगल। गूगल को ऐसा आरोप लगाया गया है कि ये गूगल सर्च को लेके मोनोपोली कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है सैटेलाइट को लेके है, रेडियो को लेके है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी नई दिल्ली में। विभिन्न प्रकार के दूरसंचारक जो मानक है वो पूरे विश्व में अप्लाई की जाए, और ये सभी एक पेज पे हों, एक तरीके से चीजों को फॉलो करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उदार शक्ति 2024 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये किया गया भारत और मलेशिया के बीच में। ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, और ये वायु अभ्यास है, यानी कि एयरफोर्स में पार्टिसिपेट कर रही है। और इसके साथ साथ याद रखेंगे कि अभी हाल ही में मंगोलिया के साथ हुई थी एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हुई थी, इसमें भारत भी पार्टिसिपेट किया था, उसका नाम था कॉन्क्वेस्ट। और एक और हुई थी, उसका नाम था रेड फ्लैग। ये हुई थी अलास्का में हुई थी, अमेरिका में हुई थी, ये भी मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज थी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया कराता है, उसका नाम है पिच ब्लैक। लेकिन इसका जो आयोजन किया जाता है वो एक बार किया जाता है 2 साल में, यानी कि बाइनियल होता है, और इसमें भी भारत ने पार्टिसिपेट किया था। भारत पहली बार एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज आयोजित करा रहा है, उसका नाम है तरंग शक्ति। इसको याद रखेंगे। और चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं विकास लखेरा। ये बने हैं नए DG ऑफ असम राइफल्स। असम राइफल्स बेसिकली CAPF है, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। भारत में 7 CAPF है। अगर आपने मेरा कल का सेशन देखा होगा तो हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है इसको, पैरामिलिट्री, मिलिट्री फोर्सेस के बारे में, CAPF के बारे में। और ऑप्शन सी की बात करें तो दलजीत सिंह चौधरी जो बने हैं वो बने हैं DG BSF के, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सशस्त्र सीमा बल ये बेसिकली नेपाल और भूटान के बॉर्डर को गार्ड करता है, और इनको अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है DG BSF का। BSF जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा को गार्ड करती है। असम राइफल्स की बात करें तो म्यांमार के बॉर्डर पर रहती है, और इसका जो जुरिडिक्शन होता है वो नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम के आसपास होता है। तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। और
तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। आज का सेशन आपको अच्छा लगा। कोई डाउट या फीडबैक हो तो जरूर शेयर करें, डाउट को आंसर करूंगा, फीडबैक को जरूर इंप्लीमेंट करूंगा। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें। कोई डाउट या फीडबैक हो तो जैसा हमने कहा वो शेयर करें। ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा दिन करंट अफेयर्स शेयर करते रहते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।